साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता आज एक बार पुनः आपके सामने एक केस स्टडी आरटीआई एक्ट 2005 में सीआईसी की एक केस स्टडी, बहुत ही यूनिक केस स्टडी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आशा है कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे और आपको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होगा कि आरटीआई में क्या ऐसा भी होता है। आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो आप अच्छी तरह से परिचित हैं और मैंने आरटीआई के काम को फिजिकली जो है करीब 11 इयर्स देखा है एक बड़े डिफेंस के यूनिट में। और ये एक ऐसा मैं केस आपके सामने लाया हूं जो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा प्रैक्टिकल और व्यवहारिक है, जिसमें मैं स्वयं सीआईसी के सामने उपस्थित हुआ था डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें मैं स्वयं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने उपस्थित था। जो अपील करता है अपने फादर के साथ वो भी उपस्थित था। तो एक बहुत ही एक लिविंग एग्जांपल मतलब समझ लीजिए ये केस स्टडी के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए चलिए आपको बताते हैं कि इस केस में आपको एक ये फील मिलेगा कि आरटीआई एक्ट देखिए कितना सशक्त है और प्रो एपिलेंट ये काम करता है। पूरा जो सीआईसी का सेटअप है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सेटअप, ये प्रो एपिलेंट काम करता है और वो एक वॉच डॉग के रूप में बैठे हुए हैं और वो आरटीआई के ऑनर को, एक्ट को मेंटेन कराना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आरटीआई एक्ट जो है एक ऐसा एक अस्त्र है जिसने जो है जनता को या सिटीजन्स को एम्पावर किया है कि ताकि उनको जो है थोड़ा सा मान लीजिए इतना नहीं तो थोड़ा सा जस्टिस जो है उन्हें उन चीजों में मिले जहां जिनमें उनकी ग्रीवेंसेस हो जाती हैं, जिनमें उनको जो है प्रॉब्लम है, सूचनाएं नहीं मिलती हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि वो सूचनाएं और वो ग्रीवेंसेस जो है उनकी थोड़ी हल हो जाएं उनके अपने इंटरवेंशन से। तो वैसे तो नॉर्मली आरटीआई एक्ट कोई ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है, केवल सूचना प्राप्त करने का एक ये तंत्र है, बहुत प्रभावी तंत्र है। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर कौन बैठा हुआ है और वो कानून के एम्बिट्स दायरे से किस हद तक जाना चाहता है, तो उस पर भी निर्भर करता है कई बार। तो आइए इस केस को आप अंत तक सुनिए। बहुत ही अच्छा केस है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस केस को जानकर के। आप रियली हैरान भी होंगे और बहुत अच्छा आपको लगेगा कि क्या आरटीआई में ऐसा भी होता है। तो आइए आपकी इस क्वेरी को सेटिस्फाई करते हैं। आपके सामने वो केस प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए केस सामने खुल गया है। केस स्टडी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, रूम नंबर 308 बी विंग, अगस्त क्रांति भवन, बीकाजी कामा प्लेस, न्यू दिल्ली 110066। तो ये जो सीआईसी का दफ्तर है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पहले बीकाजी कामा प्लेस में हुआ करता था और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहां बैठते हैं और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहां बैठते हैं। और सीआईसी की हियरिंग वहां फिजिकल पहले हुआ करती थी। अभी काफी समय से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस है वहां पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस टेलीविजन लगाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हियरिंग होती है। वहां पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर जाते हैं और एपिलेंट भी आते हैं। लेकिन एक टाइम था कि फिजिकल हियरिंग होती थी और हम लोग जाकर के वहां एक हॉल था बड़ा, उसमें बैठते थे। अब हमारा भी केस लगा हुआ था। ये केस है, देखिए केस फाइल है, फाइल नंबर CIC/LS/A 2010 और 001541 यानी 2010 का ये केस है। और अभिषेक गौतम ये एपिलेंट है यानी अपील करता, और रिस्पोंडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर, यानी जिस यूनिट में ये डिफेंस की यूनिट है जिसमें मैं काम करता था एज एन ऑफिसर। अब आइए, डेट ऑफ हियरिंग जो है 11/3/2011 थी और डेट ऑफ डिसीजन भी उसी दिन 11/3/2011 है। अब ये मैटर जो है, ये जो जजमेंट है, फैक्ट्स है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं कि ये है क्या मामला। हमारे डिपार्टमेंट में पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो है, देयर आर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया और ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो हेडक्वार्टर उन दिनों हुआ करता था, 2011 की या 2009 की बात कर रहे हैं, तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कलकत्ता। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है कोलकाता जो है, ये एडवर्टीजमेंट निकालती थी इन यूनिसन, माने एक साथ निकालती थी पूरे 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप एग्जाम उसे कहते थे, 50th बैच, 50वां बैच। वो 50वां बैच आ रहा था हर फैक्ट्री में और ये एनटीए की ट्रेनिंग एक गवर्नमेंट की स्कीम है
हाई स्कूल पास इसमें मानते हैं, और आईटीआई और नॉन आईटीआई करके दो कैटेगरी के बच्चे इसमें रिटन टेस्ट देते थे, और इसके बाद जो है उनको जिस फैक्ट्री में जितनी सीटें होती थी उतने लोगों को पास करके उन फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता था, रिजल्ट निकाल दिया जाता था, और रिजल्ट वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड निकालता था, और वहाँ पर कंपनी हायर करते थे एक बड़ी, और स्कैनर वगैरह वहीं लगता था, OMR सीट से जो है एग्जाम होता था। ये सब इसकी बैकग्राउंड है। तो क्या हुआ कि इसे अच्छा होता क्या था, ये कई पिछले 2009 ही नहीं, पीछे और कई सालों की ये प्रैक्टिस रहती थी कि हम लोग मैनुअल, उन दिनों ये इतना डिजिटाइजेशन कंप्यूटर वगैरह का इतना नहीं हुआ था हमारे यहाँ, और हम लोग मैनुअल कॉल लेटर जो है टाइप करके भेजते थे। तो मैनुअल टाइपराइटर पे टाइप करके जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट, वो भेजता था सबके एड्रेस पे, जो जितने बच्चे हमारे यहाँ अप्लाई करते थे, फॉर्म भरते थे, जो वही मान लीजिए फॉर्म तो एडवर्टीजमेंट एक ही जगह निकला, लेकिन उन्होंने सेंटर मान लीजिए वही भरा। तो यानी हमारी पोस्टों के अगेंस्ट में जो 60 पोस्टें हमारे यहाँ हुआ करती थी, उनका बाइफरकेशन, जैसे मान लीजिए कि कुछ SC ST OBC और ओपन सीट जो है UR जिसे कहते हैं अनरिजर्व्ड या जनरल, ऐसी सीटें होती थी, उसके अगेंस्ट में वो लोग अप्लाई करते थे। तो मान लीजिए हमारे यहाँ 60 सीटों के अगेंस्ट में 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा। अब वो 10,000 कॉल लेटर जो है हमने बाई डाक जो है टाइप करके भेज दिया, उसमें रोल नंबर बना करके। अब रोल नंबर की क्वाइनिंग जो है किस तरह से की जाती थी, पहले 3 डिजिट तो फैक्ट्री कोड था 102, और इसके बाद उसमें 2 कैटेगरी थी, ITI और नॉन ITI। तो 200 जो है नॉन ITI 200, और 327 327 जो है ITI, और इसके बाद 6 डिजिट्स का जो है रोल नंबर हुआ करता था। तो इस तरह से आपका जो है 3 3 6 और 6 12 डिजिट का रोल नंबर हम लोग क्वाइन करके, जो जितनी फॉर्म हमारे यहाँ आती थी वो हम लोग पहले से ही फीडिंग कर देते थे। तो जो कंपनी जो है वहाँ है उसके कंप्यूटर में या वेबसाइट जो उसने बताया हुआ उसमें डाल देते थे हम लोग, और उसी पर बेस करके जो है वो स्कैनर वो लगाता था, और फिर वो जो है कापियाँ चेक करके रिजल्ट निकालते थे। तो हम लोग क्या जो भी वही फैक्ट्री में फॉर्म आए थे उनका रोल नंबर हम लोगों ने बना करके ये 12 डिजिट का ITI का और नॉन ITI का अलग अलग भेज दिया कॉल लेटर। अब उसमें होता क्या था, कुछ कॉल लेटर जो है बच्चों को मिलते नहीं थे बाई डाक, करीब 100 अगर 10-20 हजार फॉर्म आए हैं तो उसमें 100-200 बच्चे को नहीं मिलता था। तो लेकिन वो पता करते रहते थे, और उन्हें पता चल जाता, संडे के दिन एग्जाम होता था तो उन्हें पता चल जाता था कि कल संडे एग्जाम है और आज तक कॉल लेटर मिला नहीं, तो वो गेट पे आ जाते थे। हमारा फैक्ट्री है, डिफेंस का यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है डिफेंस की, तो वहां पर गेट पे आ जाते थे, और वो मैनुअल कॉल लेटर उनको फिर दिया जाता था टाइप करके, जो बताते थे कि सर हमने ऐसा ऐसा भरा, हमारा आज तक कॉल लेटर मिला नहीं। तो उनको दोबारा कॉल डुप्लीकेट जो है कॉल लेटर बना करके और टाइप करके दिया जाए। तो हमारे डीलिंग मैन जो टाइप करते हैं उन पर बड़ा उस दिन लोड रहता है कॉल लेटर इश्यू करने, सुबह शाम तक वो यही काम करते हैं, और थोड़ा मेंटली जो है डिप्रेस्ड रहते हैं कि मान लीजिए 200 लोग गेट पे खड़े हैं, हो अल्लाह कर रहे हैं कि जल्दी से हमें दीजिए हमारा कॉल लेटर। लिस्ट लेकर के वो अंदर जाते थे, फैक्ट्री कंप्यूटर उस पर बैठते थे टाइपराइटर पे, फिर सब कॉल अलग देते। तो उसमें एक उनसे मिस्टेक हो गई। एक लड़का अभिषेक गौतम जो है वो था मान लीजिए नॉन ITI और वो ITI, मतलब वो जो है या ITI है नॉन ITI हो गया, ऐसा एक प्रॉब्लम आ गई इसमें। रोल नंबर को जो है उन्हें टाइप करने में कैटेगरी उसकी चेंज हो गई, जहां जहां 200 नॉन ITI है और 327 ITI। तो मान लीजिए जो ओरिजिनल उसको भेजा गया था वो 327 भेजा गया था ITI वाला, और नॉन ITI 200 उसे दे दिया गया, और उसने वही डुप्लीकेट जो है कॉल लेटर लेकर के OMR सीट, वो परीक्षा में अगले दिन बैठा, OMR सीट में वो भर दिया वही रोल नंबर, और वो उसका बाद में स्कैनर वो OMR सीट पढ़ नहीं पाया और उसका रिजल्ट विदल्ड हो गया। अब उसका रिजल्ट निकला नहीं, उसने RTI का सहारा लिया, 10 रुपए का सहारा लिया, पोस्ट ऑर्डर लगा के उसने पूछा कि सर हमने एग्जाम दिया था, हमारा रिजल्ट आया नहीं है, क्या कारण है। अब हम लोगों ने जब इंक्वायरी करी, और चूंकि कलकत्ता इसे नोडल एजेंसी थी, वहां से कंट्रोल हो रहा था, तो कलकत्ता से जा करके हमने पता किया, पता लगा जब OMR सीट हमने निकलवाया तो पता लगा कि जो उसमें रोल नंबर भरा हुआ है वो डुप्लीकेट जो कॉल लेटर हम लोगों ने दिया था वो रोल नंबर उसने भरा हुआ है, और वो गलत रोल नंबर है, उसमें मिस टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है, क्योंकि ओरिजिनल कंप्यूटर में जो फीडिंग है कंपनी के, वो पहले जो रोल नंबर फीडिंग थी वो अलग, और जो हम लोग ने डुप्लीकेट कॉल लेटर उसे दिया वो अलग रोल नंबर हो गया। इसकी वजह से ये मिसमैच हो गया, और OMR सीट हम लेकर के कानपुर आए और RTI का जवाब बनाया, दिया खैर RTI जवाब, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ, अपील में आया, अपील में ये जवाब दिया गया,
बल्कि अटेंडेंस सीट जो वहां से प्रिंट होकर के आई थी कलकत्ता से, कंपनी ने जो प्रिंट करके भेजा था, जो एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर बीच में साइन कराते हैं, उसमें वो सही रोल नंबर था जो पहले फीडिंग थी, उसने साइन भी उसके सामने किया। लेकिन उस समय कौन मिलाता है, उस समय बच्चे परीक्षा देने के उसमें रहते हैं, बस सिंपली साइन कर देते हैं इन्विजिलेटर जब वो अटेंडेंस सीट लेकर आया। हमने उसे आधार बना करके रिप्लाई यही दिया कि हमने कहा कि आपने जो है, एक्चुअली हम लोग से गलती हुई हमारा ऑफिस से, आपको जो डुप्लीकेट कॉल लेटर दिया गया उसमें रोल नंबर गलत हो गया है, और आपको जो अटेंडेंस सीट थी उसमें सही रोल नंबर था अटेंडेंस सीट में, लेकिन आपने उसके सामने साइन किया और उसे अपने OMR सीट के अटेंडेंस रोल नंबर से मिलाया नहीं। ये ऐसा जवाब लिख करके दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ जवाब से और वो आ गया जो है यही। तो वहां पर उन दिनों एक ML शर्मा साहब जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते थे, CIC, तो वो जो है हियरिंग में बैठे हुए थे, और वो एक्स IG पुलिस हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, वहां से रिटायर्ड होकर वेरी सीनियर ऑफिसर। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये कैसे गलती हुई, क्या हुआ, हमने एक्सप्लेन किया उनको। जब हम उस समय उनका जो एपिलेंट है, अपील करता है, अपने फादर के साथ वहां उपस्थित था, तो हमने बताया कि सर मिस्टेक हो गई, हमने तो एडमिट किया है कि हमारा जो डुप्लीकेट इनको कॉल लेटर दिया है उसमें मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो अटेंडेंस सीट थी इन्होंने अटेंडेंस सीट से क्यों नहीं मिलाया अपना, ऐसा करके मैंने रीजनिंग कहा। एनीवे, अगर ये नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं इनके साथ, मान लीजिए नेचुरल जस्टिस, तो लेट हिम गो टू कोर्ट। हम कोर्ट में भी यही जवाब देंगे कि हम लोग से मिस्टेक हुई है, इसमें इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक जो है हमारा ऑफिस से हुई है। इनकी खाली इतनी मिस्टेक समझ लीजिए कि इन्होंने अटेंडेंस सीट का रोल नंबर और OMR सीट का रोल नंबर में बाद में साइन करते समय मैच नहीं कराया। तो खैर वो एक अलग प्रैक्टिकल इशू था कि उस समय कौन देखता है और कौन मैच कराता है। उस समय तो लोग क्वेश्चन पेपर करने के मूड में रहते हैं और सिंपली साइन कर देते हैं जैसे अटेंडेंस सीट आती। तो ये शर्मा साहब इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और देखिए कितना लैंडमार्क जजमेंट है, 10 रुपए कमाल। देखिए एपिलेंट अपने फादर के साथ वो ऑल द वे फ्रॉम कानपुर वो दिल्ली गया हुआ था, और मेरा हमारे सामने बैठा, हम भी बैठे, हियरिंग शुरू हुई तो देखिए 11/3/2011 को हियरिंग हुई। इसी दिन डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन है, द मैटर इज हर्ड टुडे, ये मामला जो है आज सुना गया, डेटेड 11/3/2011 को, और द एपिलेंट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद हिज फादर श्री गोपीचंद, और जो अपील करता है वो अपने पिता गोपीचंद के साथ उपस्थित है। द फैक्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय श्री रामजी गुप्ता JW, तो ये फैक्ट्री जो है वो रामजी गुप्ता जो है उनसे रिप्रेजेंटेड है, ये मेरा नाम है। अब आइए देखिए मामला क्या, उसको उन्होंने पहले तो मामला लिखा जो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि द मैटर इन शॉर्ट, संक्षेप में जो मामला है इज दैट, वो ये है कि द एपिलेंट हैड अपीयर्ड इन नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप एग्जाम, कि अपील करता जो है वो अपीयर हुआ है नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप एग्जाम में 50th बैच, 50वां बैच था 2009 में, विद रोल नंबर 102 यानी 200, और फिर ये 6 डिजिट का रोल नंबर है 202880। हाउएवर हिज रिजल्ट वाज विदहेल्ड, लेकिन उसका रिजल्ट जो है विदहेल्ड हो गया फॉर द रीजन, और रीजन क्या है, दैट की द कंप्यूटर डिड नॉट एक्सेप्ट द अबव मेंशन्ड रोल नंबर, कि कंप्यूटर ने जो स्कैनर लगा हुआ था और OMR को चेक कर रहा था, उसने इस रोल नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया। ड्यूरिंग द हियरिंग के दौरान श्री गुप्ता सबमिट्स, मेरे लिए लिखा उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब ने, कि उन्होंने स्वीकार किया दैट की द एक्चुअल रोल नंबर अलॉटेड टू द एपिलेंट वाज, कि ये जो अपील करता है इसको एक्चुअल रोल नंबर जो अलॉट हुआ था वो 102 327 20 28 80, यानी 327 कैटेगरी थी ये ITI की, यानी ITI वाला था वो नॉन ITI हो गया था। एज रिफ्लेक्टेड इन अटेंडेंस सीट, जैसा कि अटेंडेंस सीट में रिफ्लेक्ट है, उनको ये रोल नंबर दिया गया था, एंड देयरफॉर द कंप्यूटर डिड नॉट प्रोसेस द एपिलेंट्स आंसर स्क्रिप्ट, इसलिए जो है कंप्यूटर जो है अपील करता कि आंसर स्क्रिप्ट को प्रोसेस नहीं कर पाया, और रिजल्ट इनका विदल्ट हो गया। अब दूसरे पैरा में देखिए डायरेक्शन लिखते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब, 10 रुपए का कमाल। देखिए ऑन द अदर हैंड द एपिलेंट प्रोड्यूसेस डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, दूसरी तरफ क्या है कि अपील करता है एक डुप्लीकेट एडमिट कार्ड लेके आया है, वही जो हम लोगों ने इशू किया था एक दिन पहले, वेयर इन द रोल नंबर अलॉटेड टू हिम, जिसमें रोल नंबर जो अलॉट किया गया है वो 102 200 और 20 28 80, यानी ये 327 वाला ITI कैटेगरी थी और 200 वाला जो है नॉन ITI थी, तो नॉन ITI वो हो गया था, तो ये 12 डिजिट का रोल नंबर उसे अलॉट किया गया। अब शर्मा साहब का कहना इट इज दस इविडेंट, अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है दैट की द एपिलेंट वाज अलॉटेड द अबव मेंशन्ड, वो कहते नहीं यही रोल नंबर अलॉट किया गया, तो जो आपने डुप्लीकेट उसको दिया,
एंड इफ द कंप्यूटर डिड नॉट प्रोसेस द आंसर स्क्रिप्ट, और अगर कंप्यूटर ने आंसर स्क्रिप्ट नहीं प्रोसेस किया, द एपिलेंट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो अपीलकर्ता को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इन द प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया में द एपिलेंट हैड सफर्ड डेट्रीमेंट, जो एपिलेंट अपील करता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मेंटल एगोनी, मानसिक वेदना हुई है, एंड टॉर्चर, और एक तरह से जो डिपार्टमेंट ने इस अभ्यर्थी को या इस कैंडिडेट को टॉर्चर किया है, पर यातना दी, परेशान किया है, जबकि इसका कोई फॉल्ट नहीं। श्री गुप्ता कंसीड्स, मेरे लिए लिखा कि श्री गुप्ता ये स्वीकार करते हैं कि द फैक्ट्री ऑफिस मेड ए मिस्टेक, कि फैक्ट्री का जो ऑफिस है, एडमिन ऑफिस, उससे गलती हो गई है इन अलॉटिंग द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड। जब उसने डुप्लीकेट एडमिट कार्ड इनको इशू किया विद रोल नंबर इतना, ये 102, 220, 28, 80, इस रोल नंबर में गलती हो गई रिजल्टिंग, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन दी एफोरसेड कंफ्यूजन, यानी ऊपर जितना भी वृतांत लिखा गया है वो सारा कंफ्यूजन इसी की वजह से हुआ, ये जो डुप्लीकेट कॉल लेटर में रोल नंबर गलत चला गया। ही ऑल्सो फेयरली सबमिट्स, मेरे लिए लिखा कि वो जो यहाँ स्पष्ट बिल्कुल जो है बहुत ही न्यायोचित तरीके से वो सबमिट कर रहे हैं। OMR आंसर सीट हम लेके गए थे, OMR आंसर सीट कलकत्ता से लेके आए थे, इज अवेलेबल विद हिम, वो OMR इनके पास अवेलेबल है, विच ही प्रोड्यूसेस इट बिफोर द कमीशन, जिसको कि वो कमीशन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए इस बैकग्राउंड में जजमेंट देखिए कि इन दी प्रीमाइसेस, इस पूरे परिपेक्ष में जो ऊपर पूरा इंसिडेंट या घटनाक्रम बताया गया है, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, डायरेक्शन देखिए, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अपीयर्स टू बी, सबसे उचित ये होगा कि एक डायरेक्शन दिया जाए टू डायरेक्ट द चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कलकत्ता, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कलकत्ता के जो चेयरमैन है उनको डायरेक्शन दिया जाए टू हैव द एपिलेंट्स OMR आंसर सीट इवेलुएटेड मैनुअली, कि वो जो है एपिलेंट का जो OMR आंसर सीट है उसको मैनुअली जो है वो कराएं, इवेल्युएट करवाएं, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बनाएं और इवेल्युएट करवाएं। एंड इफ द एपिलेंट सिक्योर्स मार्क्स अबव द कट ऑफ मार्क्स, और मान लीजिए वो ये फैक्ट्री में उसने अप्लाई किया था, SC कैंडिडेट वो था, और अगर वो SC कैंडिडेट हमारे यहाँ जो लास्ट कट ऑफ आया उससे अगर उसका ज्यादा कट ऑफ आता है, देन ही बी अलॉटेड ए सीट, तो उसको एक सीट अलॉट कर दिया जाए नेक्स्ट बैच, तो अगला बैच जो ट्रेनिंग का लिया जाए उसमें उसको एक सीट अलॉट किया, बिना एग्जाम के, बिना एंट्रेंस एग्जाम के अलॉट कर दिया जाए। मान लिया अगला जो है क्या मतलब 50th बैच तो हो गया था, मान लिया वो ट्रेनिंग चल रहा था या निकलने वाला भी था, क्योंकि ये हियरिंग 11 की है और 2009 का बैच था, तो अगला बैच जो है 51वां बैच जो है, यानी 51st बैच जो लेंगे उसमें उसको एक सीट जो है बिना एग्जाम के दे दी जाए। द चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंगली, इस तरह का डायरेक्शन उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन जो है कलकत्ता उनको दिया, जिनके अंडर में पूरा 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑल ओवर इंडिया है और अदर करीब 20 इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स हैं या यूनिट्स हैं, छोटी छोटी जो है जितने ऑफिसर्स हैं, यूनिट्स हैं ग्राउंड लेवल में, वो सब जो है इंडिपेंडेंट, जहां SAG लेवल ऑफिसर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत रहते हैं, तो उनको डायरेक्शन इशू किया। दिस ऑर्डर में कंप्लाइड विद इन 10 वीक्स आफ्टर, और ये इस डायरेक्शन को जो है 10 हफ्ते में जो है इसको पूरा करें। इस तरह का एक जो है डायरेक्शन और जजमेंट जो देखिए ML शर्मा साहब ने जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कलकत्ता को दिया। तो मैं यही आपको दिखाना चाहता था कि देखिए 10 रुपए का कमाल देखिए, और उसमें इस तरह का जजमेंट हुआ, और फाइनली जो है ये जजमेंट की कॉपी जो है वो बोर्ड वहां से मतलब CIC के ऑफिस से कलकत्ता के ऑफिस में गई, और फिर उस पर जो भी यथोचित कार्रवाई जो है चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होंगे वो उन्होंने जो है उस पर लिया। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि 10 रुपए का कमाल देखिए और इस तरह का एक जजमेंट देखिए जिसमें कि एक न्यायोचित मान लीजिए कमेटी बन करके उसको देखा गया, और मेरे ख्याल मुझे याद आ रहा कि उसके मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स से कम आए थे, जो अभिषेक गौतम है उसके मार्क्स जो है जो कट ऑफ मार्क्स हमारे यहाँ गया था SC कैंडिडेट का उस ईयर में उससे कम आए थे, और इसलिए उसको जो है एक जवाब चला गया और वो मिनट्स बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की मीटिंग की मिनट्स चली गई और CIC को भी चली गई, यानी वो मेंटली ये कन्विंस्ड हो गया कि मेरा सिलेक्शन जो है फाइनली नहीं हुआ था, तो एक न्याय मिला। तो कहने का सेंस ये है कि 10 रुपए का कमाल देखिए, और ऑफिसर जो वहां बैठे हुए हैं RTI देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका आप जजमेंट करने का नजरिया देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये केस स्टडी का प्रेजेंटेशन यहीं पर ओवर होता है। अगर थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह के हम RTI पे जो है वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।
और भी जो केस स्टडीज है जो बहुत ही, जिसमें हम एज ए एपिलेंट के अपोजिट में हम डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किए हैं, वो आपके सामने लाते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।